तो हाँ भाई, कैसे हो सारे? हेलो हेलो। कैसे हो सारे, ठीक हो? हाँ जी। तो अभी हमने पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड समथिंग। अभी उस चैप्टर का जो एक आप कह लो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है। ठीक है, उस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी आप देखियो इसको मैं कैसे सेट करूँ यार। देखो, चलो एक हाथ से करता है, ठीक है। दो कंपोनेंट्स होते हैं यार, टेक एम एम। ठीक है, चलो पूरी कंसंट्रेशन। अभी तो नहीं आ रहा नोटिफिकेशन कोई? ठीक है। दो कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, एक इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, दो कंपोनेंट हो गए बिजनेस एनवायरनमेंट के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट आर दोज एनवायरनमेंट, एक सेकंड। इंटरनल एनवायरनमेंट आर दोज एनवायरनमेंट विच आर प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ। मार्क वाली बात याद रखियो इस चैप्टर में। विच आर प्रेजेंट इन द विद इन द बिजनेस इटसेल्फ, दीज फैक्टर आर अंडर द, ये बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। और इनकी स्टडी करने के लिए हमें इंटरनल को इन्वायरमेंट है, इंटरनल फैक्टर्स है, उसकी स्टडी करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या आता है यार, इंटरनल सारा सिनेरियो है, तो इसमें वही हमारा इंटरनल सब कुछ आएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, पॉलिसीज़ क्या है, हमारी कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, हमारे प्रोडक्शन के मेथड क्या क्या है, हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कितनी है, ठीक है, कंपोजिशन क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, मैनेजरियल एटीट्यूड, मैनेजर्स का एटीट्यूड कैसा है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, ह्यूमन रिसोर्स के फीचर क्या है, कैसी ह्यूमन रिसोर्स है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी बातें इफ़ेक्ट करती है इंटरनल एनवायरनमेंट को। लेकिन जैसे हमने देखा कि ये सारा कुछ है जो, ये हमारा सब कुछ इंटरनल ही है। ये क्या कहते हैं, इसलिए ये कहा गया है नोट में कि ये जो सारा है ये इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस के डिसीजन को इंटरनली। तो ये पूरी तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आ सकता, ठीक है। क्योंकि यार जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट में कहाँ से आई? समझ रहे हो थोड़ा सा कि जो चीज़ें हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट में कहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो सारा एनवायरनमेंट है विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस। और बिजनेस का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सम ऑफ दिस फैक्टर आर दोज विच आर पर्टिकुलर कंपनी हैज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। यार मतलब ये सारा इंटरनल कह रहे हैं कि मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वो तो चलो हमने पढ़ लिया। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो आते हैं, एक माइक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो। ऐसा नहीं है कि माइक्रो एनवायरनमेंट में जो दिक्कतें होती हैं छोटी होती हैं, मैक्रो में बड़ी होती हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो ना बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड होता है। जैसे समझो ये जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हमारे बिजनेस से रिलेट करती हैं, ठीक है। हमारा जैसे हमारा बिजनेस है बाहर बेचने का, तो अभी किसी क्लॉथ हाउस से हमारा जो हमें चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी वो तो ज़रूरी थोड़ी वही चीज़ें क्लॉथ हाउस को अफेक्ट करेंगी, तो वो आता है माइक्रो एनवायरनमेंट में, ठीक है। उसके बाद जो मैक्रो एनवायरनमेंट में वो सभी को इन टोटल इफेक्ट करेंगी, ठीक है। जैसे आप देखो, जैसे माइक्रो एनवायरनमेंट है, इसमें वो फैक्टर आते हैं फ्रॉम विच द बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। इसमें जो फैक्टर होते हैं वो आते हैं कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, पब्लिक, मार्केटिंग, इंटरमीडियरीज। मतलब आप देखो कि जो हमारे बाहर जाने वाले कस्टमर हैं, ठीक है, उनका मतलब एक क्लॉथ हाउस से क्या लेना देना होगा। जो सप्लायर हैं, जो पीछे हमारे एजेंट्स बैठे हैं, ऊपर ऊपर से कॉम्पिटिटर्स हैं, पब्लिक है, मार्केट इंटरमीडियरीज, मतलब जो हमारे बिजनेस के साथ रिलेट रखते हैं वो है माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसका बाकी बिजनेस के साथ कोई वो रिलेशन नहीं है। कस्टमर आपको पता है कौन से होते हैं, कस्टमर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी डिफरेंट टाइप, ठीक है। उसमें ये सारे टाइप्स बता दिए कस्टमर के, ये फालतू बकवास। जो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, हाईली इन्फ्लुएंस ऑफ हम। जैसे अगर कोई फर्म है वो सप्लाई करती है गुड सिर्फ गवर्नमेंट को, तो मतलब उसका सिर्फ एक कस्टमर है, और अगर कई बार उनका रिलेशन शोर हो जाता है, ठीक है, तो फिर हमारी पूरी की पूरी वो क्या कहते हैं मार्केटिंग ख़राब हो जाएगी। क्योंकि देखो हमारा एक कस्टमर है गवर्नमेंट, ठीक है, और अगर हमारा उसके साथ गवर्नमेंट के साथ कोई झगड़ा हो जाता है, या कई बार हो जाता है कि गोरे मुखड़े पे जुल्फ़ों की कैसे कैसे आते हैं कि वो कहते हैं कि जो अगर हमारा एक कस्टमर है और अगर उसके साथ भी हमारा रिलेशन ख़राब हो जाए तो हमारी सारी की सारी मार्केट ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा जो क्लोजर ऑफ द फर्म इज़ डैट सर्टेन, कि हमारा बर्बाद होना निश्चित है।
तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो कस्टमर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए बिज़नेस को एफर्ट करने चाहिए कि उसके पास डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर हो। इसमें भी यही आता है कि जैसे अगर हमारा सिर्फ एक ही सप्लायर हो तो क्या कहते हैं, अगर उससे हमारा क्या कहते हैं लड़ाई हो जाए तो उससे भी हमारी जो वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस कैन बी थ्रेटन और एंडेंजर्ड। प्लीज़ यार ये वाली लाइन्स मार्क कर लियो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आंसर में डालना ही डालना है। तुम चाहे जितने बड़ी मर्जी इंग्लिश के ज्ञानी हो, लेकिन अगर ये लाइन्स डाल दोगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सच्ची। ठीक है, इसलिए एफर्ट करनी चाहिए कि क्या कहते हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर हो। कॉम्पिटिटर्स कंपीटिंग फर्म्स हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को इन अ नंबर ऑफ वेज। वो कर सकते हैं जैसे नया और चीप प्रोडक्ट ले आए मार्केट में, जैसे हमारे पहले सिम्स थे एयरटेल, उसके 300 का 1 GB मिलता था, अब जियो है। ठीक है, सभी उसने चीप प्रोडक्ट निकाला, सभी की मार्केटिंग ख़त्म होगी। तो वैसे कॉम्पिटिटर्स इम्पैक्ट करते हैं। अभी बाकी सारा देखो, एयरटेल अभी शायद मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा था वो अभी बेचने वाले हैं, जैसे भारतीय एयरटेल अभी वो उन्होंने खोल दिया है कि वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पता नहीं होगी उसमें, तो शायद फ़ॉरेन वाले ख़रीद लें, पता नहीं ऐसी कुछ पढ़ा था। कि मतलब वही बात है कि एक के कंपटीशन में आने से दूसरा ख़त्म हो सकता है पूरा। वो कैसे कि या तो नया और चीप प्रोडक्ट ले आए बाय लॉन्चिंग सम सेल प्रमोशन स्कीम और अदर सिमिलर प्रोडक्ट। जैसे सेल प्रमोशन स्कीम आप लगा लो कि फ्लिपकार्ट ने, याद है, बिग बिलियन डेज रखे थे। जो सामान था 2-2 हज़ार रुपये सस्ता, मैंने देखा मोबाइल फ़ोन्स 2-2 हज़ार रुपये सस्ते जो हमने ख़रीदे हुए थे। तो वैसे ही अगर ऐसी कोई स्कीम, और वो आपने शायद यूट्यूब पे देखा होगा, पता नहीं मेरे को, कि जो रिटेल शॉप वाले थे वो क्या कहते हैं केस करने पे निकल आए थे, वो बगावत सी करने लग पड़े थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने महंगे में ख़रीदा है, हमारा तो प्रॉफिट मार्जिन ही मर गया सारा, सब कुछ ही हो गया, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। तो ऐसे होता है कि अगर कोई ऐसी स्कीम ले आए तो दूसरे को ख़त्म कर सकता है वो। आगे आ गया पब्लिक। ठीक है, पब्लिक में कैसे कैसे होते हैं, जैसे लोकल पब्लिक होगी, प्रेस होगा, मीडिया होगी। इसका जो एटीट्यूड होता है पब्लिक का, जैसे लोकल पब्लिक, वो अफेक्ट करता है बिजनेस यूनिट्स को काफ़ी तरह से। जैसे समझो लोकल पॉपुलेशन है, कैन अपोज सम एस्टेब्लिश फर्म हुज बिजनेस इज एक्सेसिवली नॉइजी। ठीक है, मतलब समझो आपके किसी काम से जो हमारा वो है जनता है उसको दिक्कत हो रही है, तो वो आपको ख़त्म कर सकती है, वो आपका प्रोडक्ट लेने से मना कर सकती है, आपको क्रिटिसाइज़ कर सकती है, जिससे आपका सारा का सारा काम ख़त्म हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मीडिया है जो अगर आपके बारे में फेवरेबल रिपोर्ट दे दे, ठीक है, कि हाँ ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो उसके शेयर प्राइस एकदम से ऐसे एकदम से ऊपर हो जाएगा, और शेयर प्राइस ऊपर हो गया मतलब कंपनी चढ़ गई। तो वही है कि ये अगर हमारे फेवर में है तो वाह भी वाह, और अगर हमारे अगेंस्ट आ जाए तो ख़त्म है काम सारा। और मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था एक रिसेंट ऐसे ही कि एक हाँ टिकटॉक महाराज जी, ये देखो जैसे सारी जनता होगी कि चाइनीज़ ऐप है, तो हो गए ना सारे अगेंस्ट। पहले चलो ठीक था, जैसे भी पता नहीं जनता को अच्छा लगता नहीं अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही जनता पूरी की पूरी एकदम से अंदर से वायलेंट होगी कि नहीं चाइना ने हमारे वो किया, जवानों को शहीद कर दिए हमारे, वैसे गलत बात भी थी काफ़ी ज़्यादा, और हम उनका क्या कहते हैं ऐप चलाने लगे हुए हैं, हम उनका वो करने लगे हुए हैं, उनको कमाइयाँ देने लगे हुए हैं। तो एकदम से जैसे ही जनता ने वो अंदर से वायलेंट हुई, जनता ने पोस्ट करना शुरू कर दिया, वैसे ही सारा का सारा वो हो गया, क्या कहते पूरी की पूरी कंपनी ख़त्म होगी। आप कैलकुलेट करके देखो कितना करोड़ों टिकटॉक हमारे सर से ही कमा रहा था, बाकी चलो बाकी कंट्रीज छोड़ो, हमारे इंडिया में से कितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। अभी एकदम से जैसे ही पब्लिक पहले चलो ठीक लगता था, लेकिन जैसे ही अब गंदे काम करने शुरू कर दिए चाइना ने, तो हो गया ना वही चीज़। इसलिए कहते हैं कि पब्लिक का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को चलाने के लिए। उसके बाद आता है मार्केट इंटरमीडिएट्स, आपके जो रिटेलर्स हैं, होलसेलर है, द मार्केट इंटरमीडिएट्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग एनी बिजनेस यूनिट। वो पर्सन है जो आपके प्रोड्यूसर से क्या कहते हैं एजेंट्स में थोड़ा सा वो डिस्टेंस का गैप फिल करते हैं, गैप फिलर्स होते हैं। जो जैसे कंपनी अपना क्या कहते हैं सामान बेचती है एजेंट्स को, और अगर क्या कहते हैं किसी रीज़न से वो एजेंट से लड़ाई हो जाए, वही चीज़ है, तो फिर वो कंपनी किसको सामान बेचेगी। इसलिए हमें अच्छे से ज़्यादा एजेंट रखने चाहिए, वही फालतू की बकवासगिरी। मेन जो आपकी चीज़ है ना वो यहाँ पे है। ठीक है, ऊपर था बकवास था, सिरे का बकवास था, मेन आपकी चीज़ यहाँ पे है। ये एक्चुअली यही आता है बिजनेस एनवायरनमेंट में। यार मेरी बात सुनो, अगर आप किसी चीज़ को हल्का सा भी कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बना लो, सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन बना लो, कंपटीशन अपना सेट कर लो, तो फिर वो तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट वो चीज़ होती है मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मेनली उस चीज़ को बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिडर करते हैं। जो आपका जो ये सिलेबस है उसके हिसाब से बिजनेस एनवायरनमेंट को वो कंसिडर करते हैं जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल ना हो।
तो एक्चुअल में ये आता है, ये आता है बिजनेस इन्वायरमेंट में। इसमें कहते हैं कि जो मैक्रो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट है दोज फैक्टर विच हैव अ डिस्टेंट रिलेशन विद द बिजनेस, जिस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। इसका प्रोमिनेंट फीचर क्या है कि ये क्या कहते हैं, सारे बिजनेस यूनिट्स को अफेक्ट करता है ऑलमोस्ट इन द सेम वे, ठीक है। तो आगे ये आपको जो मैंने बताया हिंदी में अपनी में कि हाँ बाकी सारे तो हैं लेकिन मेनली ये आता है, चलो एक बार पढ़ लो। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द इंटरनल एनवायरनमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी होली इंक्लूड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। सिमिलरली द माइक्रो एनवायरनमेंट हैज अ वेरी क्लोज रिलेशन विद द बिजनेस एंड देयरफॉर इफ नॉट इमीडिएटली एट लीस्ट इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ऑन द contrary there is remote relation between the macro environment with the business. In other words, business has no control over it. In fact, macro environment is in reality the business environment. Its factors are called dimensions of business environment. ये काफ़ी ज़्यादा important है, ठीक है। We shall now study these dimensions. इसके dimension क्या है? 5 dimension है। Economic, social, technological, political, legal। देखो इसका बनता है वो जो मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जो हमारे CS फाउंडेशन में ना वो एज इट इज़ सेम है, इसका एज इट इज़ CS फाउंडेशन में। तो चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको कैसे याद करना है, ठीक है। अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो इसको आपने ऐसे याद करना है, ठीक है। एक मेरे को यार पेज वाला कैसे निकालूँ मैं, यहीं से लिखता हूँ, ठीक है। दमदार PESTL पेस्टल। आपने इसको ऐसे याद रखना है, PESTL पेस्टल। पेस्टल तो याद रख सकते हो, पिस्टोल नहीं, पेस्टल। P stands for political, E stands for economical, S stand for social, T stand for technological, L stand for legal, ठीक है। आपने इसको ऐसे याद रखना है पेस्टल। एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसको मैं, ये बड़ा ऐसे होगा। सॉरी यार मेरे को अच्छे से चलाना नहीं आता एक्चुअली, लेकिन आप याद रखियो इसको कैसे याद रखना है। देखो यही ठीक है। चलो ज़्यादा कलाकारी ना करते हुए, PESTL पेस्टल। P stand for political, E stand for E stand for economic, S stand for social, T stand for technological, L stand for legal। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से, इकोनॉमिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या आता है, 3 चीज़ें आता है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस। सिस्टम, पॉलिसीज, कंडीशंस। सिस्टम ऐसे देखो ना, सिस्टम, यार कहाँ पे कैमरा, सिस्टम पॉलिसीज कंडीशन, सिस्टम पॉलिसीज कंडीशन, सिस्टम पॉलिसीज कंडीशन, जो कि हमारे प्रिवेल करते हैं कंट्री में, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट इन्फ्लुएंस करते हैं टू द लार्जर एक्सटेंट। यार ये ना बकवास सी लाइन ना है, बकवास लाइन लगती है लेकिन लिखती हो, ठीक है। जब भी आपको ये क्वेश्चन आए ये लिखना है, दे मे क्रिएट थ्रेट्स और ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ टू द बिजनेस। करेंगे तो 2 ही चीज़ें, या तो आपको थ्रेट देंगे या आपको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ठीक है। तो बस ये लिख देना है, वैसे बड़ी बकवास होती है लाइन, मेरे को बार बार पढ़ने में बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है। इसलिए बिजनेसमैन मस्ट टाइमली स्कैन द फोर्सेस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सो दैट थ्रेट मे बी अवॉइडेड एंड अपॉर्चुनिटीज मे बी एनकैश्ड। मेजर एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मेजर एलिमेंट कौन से हैं, पहले वही इकोनॉमिक सिस्टम। सिस्टम कौन से होते हैं यार, आपने पढ़े ही हैं इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग वाले चैप्टर में। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। फिर पॉलिसीज कौन सी होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फिर आते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। कंडीशन कौन सी होती है, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये यार एज इट इज़ याद रटना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट चलो आपको ऑप्शनल है कि आपने किस हिसाब से करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड तो कोई लिखने नहीं वाला। हाँ अगर आपको एक चीज़ पूछ ले, जैसे आपको पूछ लिया कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एक्सप्लेन करो कि क्या है,
तो फिर आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, इम्पैक्ट भी साथ में। लेकिन अगर आपसे यही पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इट्स डायमेंशंस और कंपोनेंट्स, तो फिर वो क्या कहते हैं, आपने ये इम्पैक्ट नहीं लिखना, बस इसके अंदर जो जो आता है उसको एक्सप्लेन करते जाना है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, अगर हमारा बैंक इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो हमारा डिमांड बढ़ेगी गुड्स की और वाइस वर्सा। फिर अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। अगर हाई इन्फ्लेशन रेट होगा तो कॉस्ट ऑफ बिजनेस ज़्यादा होगी। पढ़ो, कुछ नहीं हो सकता इसमें, जो समझने वाली चीज़ नहीं है उसमें मैं क्या समझा सकता हूँ, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट में क्या आता है, हमारे ट्रेडिशन, वैल्यू, सोशल ट्रेंड, फैशन, विशेस 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 होप्स, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ, ये दोनों कहाँ से आ गए भाई। ट्रेडिशन सोचा, वैल्यूज, चलो विशेस होप्स, अच्छा। इसका बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है, अगर बिजनेस को छोड़ दे तो सोशल एनवायरनमेंट, बिजनेस इसको छोड़ नहीं सकता सोशल एनवायरनमेंट को। इसमें मेजर क्या है, ये 3 है, ठीक है। वो तो फालतू की, चलो वैसे लिखने को ठीक है, बकवास भी नहीं कह सकते, लेकिन मेनली एलिमेंट ये 3 है। ट्रेडिशन, हमारे ट्रेडिशन किसको कहते हैं, इट रेफर्स टू सोशल प्रैक्टिस दैट हैव लास्टेड फॉर डिकेड्स, सो जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपुरब एक्सेट्रा। वैल्यूज़, वैल्यूज़ क्या कहते हैं, इट रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, ठीक है। सो जैसे फ्रीडम हो गया, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, उसको वैल्यू कहते हैं। सोशल ट्रेंड क्या किसको कहते हैं, इट रेफर्स टू जनरल चेंज और डेवलपमेंट इन द सोसाइटी, कि जो सोशल ट्रेंड जैसे बदलते हैं। अभी जैसे लॉकडाउन में देखो आप, जैसे प्रैक्टिकली चलो, पूरे सब्जेक्ट को मैंने स्टार्टिंग में कहा था प्रैक्टिकली चलो, आप लॉकडाउन में देखो, लॉकडाउन में क्या हुआ, पहले जैसे चलता था आपने काफ़ी ज़्यादा चेंज देखा होगा अगर आप थोड़ा सा भी बाहर निकलते हो, कि अभी ना साइकिल्स का या ऐसे मतलब हेल्थ इक्विपमेंट्स का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब जो बंदा सारा टाइम खाता रहता था ना, वो भी अभी पता नहीं जिमिंग करने लग पड़ा है या साइकिलिंग करने लग पड़ा है। ये वैसे नहीं है, सोसाइटी में ट्रेंड चेंज हो गया, अभी हेल्थ कॉन्शियस होना है कि चलो बीमारी आ रही है, पता नहीं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैसा कैसा नहीं, बाकी सम और द अदर रीज़न, मतलब मेरे को नहीं पता लगा ऐसे एकदम से क्यों हुआ, लेकिन सभी जगह मैं जाऊँ, मतलब ठीक है पहले भी था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन मैंने अभी जो नोटिस किया है कि एक फ्रेंड सर्कल में ही पता लगता है यार, कि मैंने जो नोटिस किया है कि बंदा कुछ भी ना करे फिर भी हाँ साइकिलिंग करके आ रहा है, जिमिंग कर रहा है, ऐसे मतलब ऐसे ट्रेंड चेंज होता है सोसाइटी का पूरा, जैसे हेल्थ फिटनेस ट्रेंड अमंग द अर्बन डिवेलपर्स। फिर इसका इम्पैक्ट क्या है, जैसे फिर ये एग्जांपल है ऐसी, लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल इंडिया प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेरियस बिजनेस, जैसे दिवाली होगी, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ अ वैल्यू विच क्रिएट्स फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट। सोशल जस्टिस भी वैल्यू विच क्रिएट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस। इक्वालिटी भी वैल्यू विच एम्फेसाइज दैट एंटरप्राइज मस्ट गिव इक्वल रेमुनरेशन टू मेल एंड फीमेल फॉर द सेम वर्क। हेल्थ एंड फिटनेस एक ट्रेंड है, हैज़ क्रिएटेड डिमांड्स फॉर जिम एंड मिनरल वाटर। आगे आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जो जो मार्क करूँ वो याद कर लियो, ठीक है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप मेरी बात को ओवरलुक करोगे तो मेरे सारे के सारे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है यार। समझ तो बंदा खुद पढ़ के भी लेगा, लेकिन मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि चलो एक तो हिंदी में समझाना वो तो ओके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मार्क कराना। जैसे इसमें क्या आता है, innovation of new techniques to produce goods and services and operating the business. Innovation of new techniques to produce goods and services and operating the business. Innovation of new technique to produce goods and services and operating the business. ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें technological change brings something new and better for the customer. They may create, वही ना बकवास ही लाइन, they may create threat for some business and offer opportunities to others. The businessman must have close eyes on technological changes taking place in his field. In case a businessman understands these changes well in time, he can achieve his objective. Otherwise, his very existence is threatened, ठीक है। इसमें दो ही चीज़ें आई, डिस्कवरी ऑफ न्यू वेज, ठीक है, ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्कवरिंग न्यू मेथड्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। अब इम्पैक्ट क्या है इसका, विद द एडवेंट ऑफ टेलीविज़न के आने से जो सिनेमा और रेडियो इंडस्ट्री वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। जैसे फोटोस्टेट मशीन्स आई, जो कार्बन पेपर इंडस्ट्री थी, जो वो नीला सा कागज़ होता था, जैसे वो कॉपी हो जाता था पीछे, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। विद द एंट्री ऑफ सिंथेटिक थ्रेड, जो कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री वो ख़त्म हो गई। डिजिटल वॉचेस से आने से ट्रेडिशनल वॉचेस ख़त्म हो गई। आगे पे गया क्लॉकवाइज, हाँ आगे आ गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इसमें क्या आता है, पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्या क्या, जनरल स्टेबिलिटी क्या है,
पीस इन द कंट्री एंड एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। इसका काफ़ी ज़्यादा ग्रेट इम्पैक्ट है हमारी कम्युनिटी पे। वो कैसे? इट में हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। कि वही ना, सरकार अपनी है तो वही, जैसे सरकार अपनी है तो काम बन गया, नहीं है तो फिर काम गया, वही ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसलिए बिजनेसमैन को हमेशा स्कैन करते रहना चाहिए कि भाई अभी कौन सी सरकार आने वाली है, पहले ही वो करना शुरू कर दो। क्या ही बोलूँ मैं, पानी मारना शुरू कर दो। तो आगे आता है मेजर एलिमेंट क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस। ये दोनों अलग से ऐड कराए हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है या मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है। आइडियोलॉजी क्या है वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या आया? जो जनता गवर्नमेंट थी उन्होंने एक गंदा सा एटीट्यूड, स्ट्रिंजेंट एटीट्यूड, यानी कि बड़ा ही रिजिड एटीट्यूड था उनके एमएनसी के रिलेटेड। इस एटीट्यूड का नतीजा ये निकला कि जो एमएनसी है जैसे कि आईबीएम और कोका कोला, उसको इंडिया को इग्नोर करना पड़ा। मतलब ऐसे नहीं कि हमने बड़ा ही महान, इन्होंने बड़ा ही महान काम किया जनता गवर्नमेंट ने कि हाँ इनको आईबीएम और कोका कोला को। अभी आप देखो कोका कोला ने कितने पार्क्स बनाए हैं, कितना मतलब उससे फॉरेन एक्सचेंज हमें आ रहा है कोका कोला से। आप कोई सी भी दुकान देखो, कोई सी छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी दुकान, उसमें कोका कोला बड़ी होती है ना, तो कितना ज़्यादा मतलब फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है हमें वहाँ से, कितना ज़्यादा हमारी डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। एमएनसी का इंडिया में आना मतलब ठीक है, एक हद होनी चाहिए। ऐसे ना कि जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमें बस वो दबाई लें, ऐसे नहीं, लेकिन फिर भी एक हद तक हमें अलाउ करना चाहिए। ये भी नहीं कि तुम बाहर जाओ, बाहर चले जाएंगे तो फिर इंडिया नहीं मतलब इतना ग्रो कर पाएगा जल्दी जल्दी। तो ये कह रहे थे कि इससे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ये कह रहे थे कि इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कोका कोला और आईबीएम जैसे एमएनसी, बड़ी बड़ी एमएनसी को इंडिया को इग्नोर करना पड़ा। फिर नई गवर्नमेंट ने इनकरेज किया एमएनसी को कि इंडिया में इन्वेस्ट करो। इससे दिस लेड टू ओपनिंग ऑफ द डोर्स ऑफ इंडियन मार्केट फॉर द एमएनसीज। कॉन्सिक्वेंटली कोका कोला इंडियन मार्केट में एंटर करके दोबारा से। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से हुआ कि जो हैदराबाद है अभी साइबराबाद जाना जाता है। वो क्यों? इन अदर वर्ड्स इट केम टू बी रिकॉग्नाइज एज अ सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर है सारा वहाँ पे, आपने सुना ही होगा हैदराबाद में। एज अ रिजल्ट जितनी भी आईटी कंपनीज है वो पहले वहाँ इस्टेब्लिश होती हैं, ठीक है। आगे आता है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में क्या आता है? कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट, जजमेंट ऑफ कोर्ट, डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमीशन। दोबारा से करते हैं, आपको ये बताना है कि इसमें क्या क्या करना है। इसमें क्या कहता है? ऑल द एक्ट्स पास्ड बाय गवर्नमेंट, जजमेंट ऑफ कोर्ट एंड डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज अपॉइंटेड एट सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल। किसमें सारे एक्ट आते हैं? किसने पास किया? गवर्नमेंट ने। जजमेंट ऑफ कोर्ट, डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमिश्नर एजेंसीज, कहाँ पे? सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल, ठीक है। हमारा वहीं पे आ जा। हाँ, तो ये अरेंजमेंट, दिस अरेंजमेंट नीड्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज सच एज सेल, परचेज, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ये इसलिए बताया गया क्योंकि हमारा एक एक्ट आया था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, की अगर हमारे इंडस्ट्री में कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कौन कौन से ऑफिसर रखे जाते हैं कि वो डिस्प्यूट को हैंडल करें। तो इसलिए ये लीगल एनवायरनमेंट के अंडर आता है। बिजनेस कम्युनिटी कैन नॉट इग्नोर द लीगल फ्रेमवर्क एज इट हैज़ टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन्स विद इन इट। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है, तो बिजनेस मस्ट स्कैन इट रेगुलरली। मेजर एलिमेंट क्या है? एक्ट और लेजिस्लेशन पास्ड बाय गवर्नमेंट, डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमीशन एंड एजेंसी, जजमेंट ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो देखें, अभी अगर ये ख़त्म हो गया तो अभी बस करते हैं, क्योंकि फिर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर वो स्वाद सा नहीं आता। हाँ, इसका इम्पैक्ट रह गया बस। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन ऐड हो गया था आपको? हमें लिखवाया था, हमें आया नहीं, ये आपको ऐड हो गया है। चलो कोई नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते करा देंगे। तो इम्पैक्ट क्या है लीगल इन्वायरमेंट का ऑन बिजनेस? तो बाय रिमूविंग कंट्रोल ऑन द कैपिटल मार्केट, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल वाज कलेक्टेड बाय इशूइंग वेरियस न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। न्यू इश्यूज यानी कि, एक सेकेंड, न्यू इश्यूज यानी कि न्यू शेयर्स। जैसे कि वो कह रहे हैं, जैसे ही हमने कैपिटल मार्केट, आप आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं फाइनेंशियल मार्केट में,
कि जैसे ही हमने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी कैपिटल मार्केट से, एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में कैपिटल कलेक्ट की कंपनीज ने बाय इशूइंग न्यू शेयर्स इन द प्राइमरी मार्केट। जैसे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिलैक्सेशन इन एफडीआई, जैसे ही हमें क्या कहते हैं उस पे से रिलैक्सेशन मिली थोड़ी सी एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, और फॉरेन एक्सचेंज, जितनी भी एमएनसीज थी उन्होंने इंडियन मार्केट में एंटर किया, जिससे हमें ट्रेमेंडस इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द कंट्री। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा हो गया था। पहले हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के इतने रिजर्व्स नहीं थे इंडिया में, लेकिन जैसे जैसे हम रिस्ट्रिक्शन हटाते गए, आगे हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन, जैसे जैसे लिबरलाइजेशन करते गए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते रहे। तो अभी डीमोनेटाइजेशन कितना है यार, ये टॉपिक देखूँ मैं, फीचर्स ऑफ, नहीं बड़ा है ये, मेरे को नेक्स्ट वीडियो लेनी पड़ेगी। तो चलो ठीक है यारो, ख्याल रखियो अपना, बस पढ़ते रहियो, जितना मैं करा रहा हूँ उतना पढ़ लो, सफिशिएंट है वो। एक्स्ट्रा करना है ऐसा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं करो, एक्स्ट्रा करो, लेकिन एक जो बेस होता है वो तो उसको बना के चलो कि आप 60-70 तो स्कोर कर ही लो, जितना आपको करा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।